ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਜੋ सिखों के मुंडियां ना किया, नजायज़ मुंडे मारे, ਉਹਦਾ इंसाफ होयागा। फिरोजपुर हुआ था एक इनकाउंटर, वो कहते मुस्तफा ने जाली किया था। जब वो इनकाउंटर हुआ था, सिमरनजीत सिंह मान वो अगले ही दिन गए थे फिरोजपुर में इंक्वायरी करने। अगर उसमें कुछ भी गलत होता तो सिमरनजीत सिंह मान मुझे छोड़ते क्या? इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਹੇ, ਰੋਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਪੜ ਵਰਸਟ ਫੇਸ में रहा हूँ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, क्योंकि बहुत सारे इल्जाम लगते कि नकली इनकाउंटर भी होए। तरन को आपको बोल लो कि उसको कैपिटल कहते थे लोग आम उसमें कि खालिस्तान की कैपिटल है। केपीएस गिल ने लिखा सीगा। हाँ, केपीएस गिल ने लिखा था ना, मैंने लेटर लिखा केपीएस गिल को। सोच सकते हो आप ये बात? जहाँ पे मुझे लगा मेरे कुलीग्स ने जाति की है, ये पकड़ के मारा है, इसे निकाल लो, निकल जाएगा रिकॉर्ड। शमसुद्दीन चौधरी जो कुछ कह रहे ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? चौधरी शमसुद्दीन जो है, मेरी तो जिंदगी में आदत नहीं रही कभी किसी की मैं प्राइवेट लाइफ में झाँकूं। ये आदमी टॉप टू टॉप फ्रॉड है। अब ये क्या जवाब देगा जो इसने एक हिंदू लड़की के साथ किया है? इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, वो आपके सामने लेके आऊंगा। जो भुल्लर केस है, ये भुल्लर साहब का बहुत बड़ा दलाल रहा है। वो सारे अकाउंट डिटेल भी निकलवा लिए मैंने कि अकाउंट्स में कहाँ से पैसे आए इसके पास। शमसुद्दीन की अकाउंट्स की डिटेल्स आ गई है। तो एक हिंदू लड़की का उसने एक्सप्लॉइटेशन किया, फिर उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया और रखा हुआ, और अब एक तीसरी लड़की को, दूसरी लड़की को फंसाने के चक्कर में है। मुझे पूरा यकीन है, मेरा ईमान है, चूंकि मैं दूध का धुला हुआ हूँ इस केस में, इसके बहुत सीरियस उस पर केस बनेगा। मेरे बच्चे के जज्बात से, हमारे जज्बात से, रिलीजियस जज्बात से खेला है। उस लड़की के साथ उसको फंसा रहा है, मुझसे शादी कर लो। वो कहती है तेरी उम्र ज्यादा है, कहते 11 साल ही तो ज्यादा है, हूँ तो मुसलमान में। अब ये मुसलमान बन रहा है कि तू भी मुसलमान है, 4 शादियां करा लो। हाँ ना, कि मैं तो मुसलमान हूँ ना। ये इसका करैक्टर बताता है, इस लड़के का करैक्टर क्या है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ? मैं इस बात को आपके कैमरे पे कन्फेस करना चाहता हूँ कि इस 18 साल में मैं ड्रग सप्लाई चोक नहीं कर सका अपने घर में। ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੂ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੂ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ, 2 ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8 ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਲਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ सके? बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको। एंड बाइपोलर तो बाद सिजोफ्रेनिया ਹੁੰਦਾ। सीबीआई ਬਾਰੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से नहीं डरते, मैं किससे नहीं डरता, मैं सिर्फ कानून से डरता हूँ। सीबीआई ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ 27 'ਚ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਤਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਗਮਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। धन्यवाद ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੰਗ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿव ਬਿਲਡ होया? यादविंदर जी, दुनिया का सबसे बड़ा दुख बेटे की लाश बाप के कंधों पे होना है। ये ठीक है, मेरा बेटा बुरी आदतों में था 17-18 साल से, पर ये कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये भी होगा, ऐसा हो जाएगा। वी थॉट के द लाइफ विल ड्रैग ऑन। लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स। वो कभी इन हो जाता था ड्रग्स में, कभी आउट हो जाता था। यहाँ तक कि उसने लॉ भी कर लिया इसी में, ग्रेजुएशन भी किया, 12th भी की। वी हैड डिफ़िकल्ट टाइम्स, पर ये नहीं सोचा था कि ओवरडोज में आएगा। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो इतना शायद ख्याल रखता था। वो पढ़ता था, 24 घंटे वो फ़ोन पे ही लगा रहता था। शुरू से ही, बचपन से ही अकेले रहने की आदत थी। हम लोग शादी में, ब्याह में, घर जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, वो कहीं नहीं जाता था, वो अपने इसी में रहता था, अपने गूगल पे ढूंढता रहता था हर किस्म की। यहाँ तक कि उसने 7th में 2007 में एक पेपर उससे हमने मिला, ही मेट समबडी, उसमें ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा 4-5 पेज का पेपर लिखा हुआ था कि ये ड्रग्स, वो भी पेपर हमारी कस्टडी में नहीं, कहीं मिसप्लेस हो गया। तो हमने पूछा ये क्या है, अंग्रेजी पे बहुत कमांड था। तो कोई किसी को मिला था वो किसी सेंटर में कि आपने क्या क्या लिए, अपनी हिस्ट्री लिख के दिखाओ, 2007 में। तो उसको अंग्रेजी पे बहुत अच्छा कमांड था, पर समझदार था। पर ये नशा ऐसी बीमारी है, वंस ए एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। ये मेरा 18 साल का तजुर्बा है। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ? नहीं, बिल्कुल अंधेरा नहीं था, हमें सब पता था। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ जो लग गया 6 महीने से ही हमें पता, 6 महीने के बाद ही पता लग गया था, जब वो स्कूल में था, देहरादून में, वेलम स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, आई थिंक नेक्स्ट टू दून ओनली। तो वहाँ पे मेरे दोस्त एक थे, उनके ड्राइवर ने मुझे बताया, वंस वी वेंट टू मीट हिम, कि बच्चे को उसने देखा है, ये हुक्का बार जो होते हैं, हुक्का बार में से निकलते हुए एक और इसका दोस्त था, सिख बॉय, वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अकील, ये दोनों निकलते देखे। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ये हुक्का जो है ना, ये जो है ना डोरवे ड्रग होती है, यहीं से शुरू होती है। तो समझा के आ गए। बाद में इसके 2006 में मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम होने थे, तो वी गॉट ए कॉल फ्रॉम द प्रिंसिपल शाम को 7-8 बजे कि आपका बेटा वॉल जंप करके भाग गया है। बाद में शायद उन्होंने बस स्टैंड पे कहीं भेजे लोग, ये वापस ले गए उसे, या ये खुद चला गया, आई डोंट रिमेंबर। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और मेरी वाइफ रजिया, हम लोग गए। दे एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम द हॉस्टल। मिस्टर लहरी प्रिंसिपल होते थे, अब शायद इज़ नो मोर। बड़ी हमने रिक्वेस्ट की कि एग्ज़ाम, अभी प्रिपरेटरी पीरियड चल रहा है, एग्ज़ाम देने था। ही डिड नॉट एग्री। फाइनली ही रिलेंटेड एंड ही सेड कि एग्ज़ाम दे सकता बट नॉट फ्रॉम द हॉस्टल। फिर मैंने 1 या 1.5 महीने की छुट्टी ली, एक दोस्त के घर में रखा, वहाँ इसका एग्ज़ाम दिलाया। वहाँ से आ गया ये 2006 में पास करके, मार्च अप्रैल में। फिर यहाँ पे सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। एक दिन हमने पकड़ा कि एक जो इसका रूम था, उसमें ड्रेसिंग टेबल था, उसका स्टूल होता है ना, उसके ऊपर कुशन होता है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था, वो कुशन हट के वो नीचे से होलो होता है। वो इसकी माँ ने देखा, वो सिगरेट बट से भरा हुआ था, तो वी वर शॉक्ड, ये सिगरेट भी पीता है। उसके बाद वी ट्राइड आवर बेस्ट। बाहर एज ए पुलिस अफसर में लोगों में ये था कि बहुत इफेक्टिव पुलिस अफसर है, डर भी था। लेकिन घर पे मैं बाप होता था, मैं किसी को नहीं डरा सकता था। मैं अपने बेटे को नहीं डरा सका कभी, बहुत चेक रखी, पर बेटे के सामने पुलिस अफसर नहीं, वो बाप बन जाता है। मैं इस बात को आपके कैमरे पे कन्फेस करना चाहता हूँ कि इस 18 साल में मैं ड्रग सप्लाई चोक नहीं कर सका अपने घर में।
मेरे पास सिक्योरिटी वाले हैं, सब कोई हैं, कोई तरीका ही नहीं है। 39 में मैं रहता था, दीवार से फेंक जाते थे। अब सिलसिला ये जो आपके डिलीवरी बॉयज़ हैं, ब्लिंकिट है या दूसरे, इनसे टाई अप हो जाता है, इनका पता होता है किसकी कितने बजे तक क्या ड्यूटी है। तो इम्पॉसिबल इसको चेक करना। आपके घर में दोस्त बन के आ जाते हैं। एक बार मैंने देखा लॉन में इसके साथ कोई बैठा, मैं बाहर से आया ऑफिस से, मैंने कहा ये कौन है? कि सर मैं सहारनपुर से हूँ, मनी माजरा में रहता हूँ, फला फला जगह आपका घर है, आपकी फैमिली को जानता हूँ। तो मैं वैसे ही मिलने चला आया, आपके बेटे से मिलने चला। मैंने ठीक है, मैंने कहा इसको चाय वाय पिलाओ, मैं अंदर आ गया। तो जब इसको ड्रग्स का जो डोज लेता था ये, तो ये फिर वो पीरियड हमारे लिए 2-4-10 दिन का पीरियड बहुत मुश्किल होता था। फिर हम समहाउ इसका फ़ोन छीन के इससे उसके फिर नंबर देखते थे। नंबर देखने के बाद फिर वो हम उनका पता लगाते थे किसके नंबर है। पुलिस डिपार्टमेंट में होने का ये मुझे फ़ायदा था। तो उसमें जो नंबर निकले उस वक्त, उस कॉल किए उन्हें, वो लड़का सहारनपुर का निकला, वो इसको ड्रग सप्लाई कर रहा था। तो यू कैन नॉट चोक, हम पूरे पंजाब की कैसे चोक कर सकते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਵਿੰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ? ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? सर्विंग है, डीजीपी पंजाब को पता है, क्योंकि जब हमने इसको ड्रग सेंटर में, डी एडिक्शन सेंटर में सिर्फ 2 बार भेजा, वो आई टूक हेल्प ऑफ डीजीपी। जो हमारे घर की इतनी सारी सिक्योरिटी है, उनसे नहीं डरता था ये, उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर 10 कमांडो भी है ना, ये बहुत स्ट्रांग बहुत था, जिम भी जाता था, बीच बीच में जिम जाता था, बॉडी बिल्डर था। तो एक तो वो झिझकते थे इसको कुछ कहने से, बाहर का अगर एक एसआई भी आ गया फिर ये कुछ नहीं बोलता था। तो मैं डीजीपी पंजाब को बताया, यहाँ के डी एडिक्शन सेंटर को बताया, एसटीएम में मैं खुद भी रहा हूँ। तो मैं डीजीपी से रिक्वेस्ट करता था, कभी रजिया करती थी कि आप अपने किसी एसएचओ को भेज दो जो इसको डी एडिक्शन सेंटर छोड़ा है। दोनों बार ऐसे ही किया आपने। और जायसवाल साहब हैं, उनसे मैंने एक बार डिस्कस किया कि मेरा बच्चा इस उसमें है, तो इस रजिस्टर्ड ब्यूपिनॉर्फिन, मैं खुद भी रहा था उसमें, ब्यूपिनॉर्फिन पे हमने इसको रखा। ब्यूपिनॉर्फिन से ये जो हमारा 21 से 24 तक का पीरियड था, इसके बहुत सारे स्कूल बदले हमने। 2007 में 6 में वहाँ से आ गया ये वेलम से, 2006 में हमने इसको दाखिल कराया 38 में विवेक में, ये वहाँ पे फेल हो गया 11th में। फिर हमने वहाँ से इसको ले गए न्यू पब्लिक स्कूल उसी साल, वहाँ 11th का सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने। 12th में दाखिल कराया इसको, 15 में है डीएवी, 2-3 महीने वहाँ रहा कॉमर्स स्ट्रीम में। ही कुडंट कॉप अप विद कॉमर्स। फिर हम फाइनली वहाँ से निकाल के इसको 2008 में वी टुक हिम टू पैरागॉन इन मोहाली। वो ऐसा ही स्कूल है, बस फीस देते रहो आप, हाजिरी वगैरह लगाते रहेंगे, एग्ज़ाम दे देता है। ये बिना पढ़े भी एग्ज़ाम देता था। नशे की हालत में भी एक राकेश लड़का इसके पेपर दिलवाता था, मेरा पीएसओ, नशे की हालत में जाता था और सारे पेपर पास किए इसने। शादी के बाद इसने 1-2 पेपर दिए, सहारनपुर सेंटर था, फिर वो भी छोड़ दिया इसने। फिर बैड फेसेस आते रहे। शादी का जो फेस था वो बहुत बुरा गुजरा, ऑफ द ड्रग्स था, लेकिन ये कहता मैंने शॉपिंग करनी है शादी की। तो दिल्ली गया है, 17 नवंबर को शादी थी, 13 नवंबर को, अक्टूबर में शॉपिंग के लिए आई गेव हिम मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी। ही केम बैक आफ्टर अ वीक एम्प्टी हैंडेड, ऑल मनी स्पेंट ऑन हीरोइन। तो ये कहाँ पे ढूंढ लेते हैं? तो जिस दिन शादी हुई, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ वी हैड टोल्ड ज़ैनब को, ਕੰਟਰੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ कंट्रोल हो ज़ैनब को बच्चा? हमने बताया था, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, वी न्यू इट, वी डिस्क्लोज इट टू, दोनों बात भी करते थे कि हमारा लड़का ड्रग्स में है, इफ़ यू आर एबल टू हैंडल। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने पेरेंट्स से नहीं बात की। फिर उस लड़की को हमने जब ओके हो गया, अकेले ने ओके कर दिया, यहाँ पे बुलाया। शी केम विद हर ब्रदर फॉर ए डे, नहीं पहले अपने पेरेंट्स के साथ आई मलेरकोटले में, एक रात वहाँ रुके, आकिल मिला उनसे, नॉर्मल था ये। फिर वो चले गए। फिर लड़की अपने भाई के साथ शॉपिंग के लिए बुलाई। फिर मेरी वाइफ के साथ और मेरी बेटी के साथ ये दिल्ली गई शॉपिंग करने मैरिज की। तो वी हैड टोल्ड हर कि बच्चे में आदत। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ प्लीज ਪਾਲਿਆ। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी ਸਾਡਾ क्वेश्चन। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆ 22 23 25 ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਐ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? बहुत डीपली मैं इस पे था, मेरा बड़ा कंसिडर्ड व्यू है। और मेरी वाइफ ये फील करती है कि जितना टाइम हमें डिवोट करना चाहिए था हम नहीं कर सके। ठीक है, नहीं कर सके, पर मैं इस थ्योरी से बिल्कुल टोटली डिसएग्री करता हूँ। जिस बच्चे ने बिगड़ना है आप जो मर्जी ध्यान दे लो उस पर, जितना मर्जी ध्यान दे लो। बच्चा ही है ना, बकरी तो नहीं है ना, भैंस तो नहीं है ना जिसे बांध के रख लेंगे आप। बच्चे ने स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, खेलने भी जाएगा, बाजार में भी जाएगा। जिसने गलत आदत में पड़ना है, नो फोर्स ऑन अर्थ कैन चेक इट। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, मुझे पता है, ਜ਼ਿਆਦਾतर ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ मुझे ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ बात पूरी ਤੁਹਾਨੂੰ, करने दे। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ? मुझे बात पूरी करने देना। मैं कितना मिस किया है उसकी माँ यही फील करती है। चूँकि मैं जॉब में था, अपने भाग दौड़ में था, लेकिन मैंने इग्नोर नहीं किया। जब बच्चे के एग्ज़ाम देने का टाइम आया, 1.5 महीने की छुट्टी लेकर मैंने दिलवाया। नाउ एंड देन मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होमवर्क कभी कराता था, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ होमवर्क करा सकूँ, मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, पर इसी माहौल में मेरी बेटी भी पढ़ी है। वो उसकी दोस्त सारी, कोई बियर पीती है, कोई कुछ पीती है, कोई सिगरेट पीती है। शी नेवर टच्ड। मैं सिगरेट पीता हूँ, वो अगर मैं उसके साथ ट्रेवल करता हूँ मलेरकोटला, शी डजंट लेट मी स्मोक। कहते आई कैन नॉट सिट। मैं इस घर में सिगरेट नहीं पी सकता हूँ, बाहर बरामदे में बैठ के पीता हूँ। उसमें क्यों? वाई शी डिडंट पिक अप। तो इसका मतलब इन्हें आप पूरा ध्यान दें बच्चों का। हमारे पुलिस अफसर सारे ही रहे ना, ऑल पुलिस अफसर्स मेरे कोलीग्स थे जिनकी वाइफ भी नौकरी में है, आईएएस रही, सर्वेंट हस्बैंड भी आईपीएस रहा, बच्चे बड़े काबिल हो गए। हमारे और एक कोलीग हैं, आईएएस हैं, सीनियर कोलीग हैं, आप समझ जाओगे, नाम नहीं लूँगा, उनकी भी लेक्चर हैं, उनके 2 बच्चे, दोनों बड़े काबिल हो गए। तो जिन बच्चों में, हम 5 भाई हैं, तो 5 में एक ही क्यों मैं आईपीएस बना? तरबियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आपकी किस्मत है, आपके अंदर। मेरे बाप ने मुझे सिर्फ एक बार कहा था, मेरा बाप बिल्कुल इलिटरेट थे, पर अगर आप उसका फ़ोटो देखोगे दफ्तर में लगा, कोई आपको लगेगा कि पीएचडी है। उनकी ड्रेस, उनका पहनना, खाना पीना फिट था, बहुत बहुत हाई कंपनी में रहते थे। वी वर वेरी फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली। एक बार उन्होंने कहा था कि यार मुस्तफ़ा, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप 2 ही अहदे होते हैं, आईपीएस आईएएस का नहीं उन्हें पता था, कि या तो आप डीएम बनना, डीसी जो होता है, या एसएसपी बनना। मैं बहुत छोटा था, 4वीं 5वीं क्लास में हूँगा, मेरे जहन में वो बैठ गया, और आखिर तक उठता बैठता मैं डीएम की बनने की सोचता था। तो ये बच्चे पे बहुत डिपेंड करता है। मेरे बच्चे को कुछ इनहेरेंट डीएनए कहते हैं ना, जो ट्रस्ट इश्यूज उसे पहले दिन से थे। तो शुरू से था। हम 2005 में पाकिस्तान जाना था, पूरी फैमिली ने, डेलीगेशन जा रहा था गवर्नमेंट का। कैप्टन साहब भी गए जब? नहीं, कैप्टन नहीं गए थे, उस वक्त एमएलएज गए थे सारे, कुछ मिनिस्टर एमएलएज। कैप्टन साहब अलग गए थे, तो छोटा डेलीगेशन था। 2005 अगस्त की बात है। ये नहीं जाना चाहता था, हम इसे यहाँ छोड़ना नहीं चाहते थे, इतना ध्यान रखते थे। तो साइकिल उठाई निकल गया, रात को 9 बजे तक हम परेशान। एक दोस्त आए मेरे, जीके इंटरनेशनल वाले, उनको बुलाया मैंने, कहते पुलिस को रिपोर्ट कर दो। छिपाना होता है, शर्म लगती है हम लोगों को। मैंने अपनी जिप्सी भेज रखी थी, इसको ढूंढो जाके। पूर्व मार्ग से मिला, वहाँ कोई रेहड़ी खड़ी थी, उसके पास पानी पी रहा था, खड़ा पानी पी रहा था, क्या गर्मियों का मौसम था।
तो इस बच्चे में एक ट्रस्ट इश्यूज ये थी, उसे लगता था कि मेरी बेटी को ज़्यादा चाहते हैं उसकी बहन को, जबकि बेटी के नाम तो मेरे आज भी एक नया पैसा भी नहीं है, एक गज ज़मीन नहीं उसके नाम, आकिल के नाम। ये घर 50% उसकी माँ के नाम है, 50% आकिल के नाम है। एक मेरी गैस एजेंसी है, 50% मेरे भाई की है, 50% आकिल की है। जितना मैंने अपनी बेटी को कभी गाड़ी नहीं लेके दी, उसको उसकी माँ कहती है शायद नशों से तोड़ने के लिए ना, बाप थोड़ा सख्त होता है, कहते BMW कह रहा है सारी उम्र से, 50 लाख की इसको 2020 में BMW लेके दी। फिर कहता देखो मैं अब लॉ कर रहा हूँ, मुझे मोटरसाइकिल भी ले दो कावासाकी। फिर मोटरसाइकिल ली इसने 3 साल पहले। इसकी डिमांड ऐसे नहीं, बाप जो है ना, अंदर का बाप बहुत नरम होता है। जिद्दी कितना था, BA फाइनल था इसका। इसकी माँ ने कह दिया कि जिस दिन तू BA कर लेगा तुझे एक मोटरसाइकिल लेके देंगे, वो 5 लाख वाली। आखिरी पेपर था कंपलसरी, कहते लेके दो। कहते भाई रिजल्ट तो आने दे, पेपर तो दे आओ। कहता नहीं दूंगा। पेपर छोड़ दिया, ही फेल्ड। 3 साल के बाद, 3 साल के बजाय 4 साल में ग्रेजुएशन किया। तो बच्चे में कुछ सीरियस इश्यूज थे, बहुत रेज करता था ऐसे ना। इसे लगता था मेरी बहन लालची, बहन बहुत प्यार करती थी उसे। वो कहती भाई तेरे सब कुछ तो तेरे नाम है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जितना खर्चा सारी फैमिली का मेरी, इतना अकिल का था। 90 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, 90 ਦਾ ਜਨਮ ਆ, September 290। 90 ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੌਮੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਸਭ ਲਈ ਟਰੌਮਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੌਮੈਟਿਕ ਦੌਰ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ, 2 ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8 ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕੀਲ ਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੈਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ पेट च। मैं इसके बारे में कोई मैं एक्सपर्ट राय नहीं दे सकता, पर मैं ज़्यादा यकीन नहीं रखता। उसी माहौल में मेरी बेटी भी पैदा हुई, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बर्थ भी नेड़े तेड़े था। 88 दैट वाज वर्स्ट पीरियड में तरन तारण में पोस्टेड था। सबसे वर्स्ट पीरियड वो था 88 में। तरन तारण को आपको बोल लो कि उसको कैपिटल कहते थे लोग आम, उसमें कि खालिस्तान की कैपिटल है। KPS गिल ने लिखा सीगा। हाँ, KPS गिल ने लिखा था ना, ट्रिब्यून तो से लिखा सी आर्टिकल। मैं वहाँ रहा था, वो वहाँ पे पैदा हुई, तो मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। एक सवाल आपने पूछा था कि आपके फादर आपको थप्पड़ मार देते थे। आप तो मेरे से बहुत छोटे हैं, 40 साल के हो। मेरी जनरेशन वो है कि हमें ऊपर से भी मार पड़ी, नीचे से भी मार पड़ रही। हमारे ज़माने में हमारे फादर आते थे ना, आँख ऐसे कर दी ना, हमारी हिम्मत नहीं होती थी। मेरे बाप ने तो मुझे कभी नहीं मारा, तब हाथ भी नहीं उठाया, पर माँ ने मेरी बहुत ठुकाई की, बहुत ठुकाई होती थी मेरी। आज थप्पड़ नहीं मार सकते आप औलाद को, वो रिएक्ट करता है स्ट्रांगली। हमारे ज़माने में तो स्कूल में कहते थे भाई मार्क्स तेरा, हड्डी है मेरी। आज की डेट में कोई टीचर हाथ लगा सकता है स्कूल को? तो मेरी जनरेशन को ऊपर से भी मार पड़ी, नीचे से भी। जो मेरे बाद की जनरेशन है उनको सिर्फ नीचे से मार पड़ेगी, माँ बाप से तो नहीं डरनी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज लाइक दिस। बच्चों को प्यार से ट्रीट कर सकते, यू कैन नॉट। वो फिर वो बागी हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, 2 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਹਨਾ, ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, और वो वीडियो बारे भी दसो थोड़ा जा। देखिए, वो वीडियो 27 अगस्त को इसने डाली अपने इंस्टाग्राम पे। मैं मलेरकोटले में था,
ये प्रताप बाजवा जी और राजा बड़िंग जी का प्रोग्राम था वहाँ पे, 25 का शायद शायद था। ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। फोटो पड़ी होंगी उसमें, हाँ, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो वी वर सपोज टू बी देयर, 1 हफ्ते के लिए हमने रहना था, मैंने, मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने। यहाँ पे आकिल यहाँ था, इस घर में रहता था, मेरी डॉटर इन लॉ इधर रहती थी बराबर में। हालात ऐसे हो गए थे ना, वी हैड टू टेक दिस हाउस ऑन रेंट। तो मेन वाइल वहाँ दिल्ली से मैसेज आ गया, कोई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है, तो उस संडे को इनको दे हैड टू गो टू दिल्ली। निशात मेरी बेटी और वाइफ वहाँ चले गए, मैं मलेरकोटले, जो वहाँ के पेंडिंग प्रोग्राम थे। तो 27 को मेरी बेटी का फ़ोन आया शाम को, कहते अकिल ने ऐसे वीडियो डाल दी है। तो शी ट्राई टू कॉन्टेक्ट हिम, फ़ोन नहीं उठा रहा था, फिर 2 घंटे के बाद उसने वो डिलीट कर दी। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो मुझे बताया गया कि कोई ऑप्शन नहीं था उसे डाउनलोड करने का या शेयर करने का, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग लोगों ने कर ली। तो ऑब्वियसली दिस वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। आकिल स्प्लिट पर्सनैलिटी थी, ड्यूअल। जब वो नशों से बाहर रहता था, अच्छे लंबे पीरियड रहा, तो ही वाज बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, बेस्ट सन। वो हमेशा रिपेंट करता था कि मैंने सारी उम्र आपको तकलीफ़ें दी हैं, और मुझे कहता था कि मेरी ख्वाहिश है कि, मुझे कहता था, अक्सर कहता था कि आप हमेशा आपने चाहा है कि मैं ये लूँ मर्सिडीज़ SUV, मैं लॉ करके कमा के आपको ये लेके दूंगा। कल मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, आई वॉज गेटिंग वेरी इमोशनल कि इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे तो मर्सिडीज़ लेके देने वाला था। तो बहुत अच्छा इंसान, लेकिन वो जब ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होता है ना, देन बीस्ट कम्स आउट ऑफ इट। तो एब्सोल्युटली वो ड्रग्स, वो एक तो ड्रग्स लेके वायलेंट होता है आदमी। जब आप ये लोगे, हीरोइन लोगे तो वायलेंट होते हैं बहुत, जब उसका विड्रॉल होता है। जब आप मेडिकल लोगे तो बहुत वायलेंट होते हो। ये जो 3 साल का पीरियड उसका रिलेटिवली ठीक निकला। 21 से 24 जो लॉ किया उसने, ये ही वाज ऑन ब्यूपिनॉर्फिन। बीच बीच में कुछ फेज जरूर आए, 5-7 एपिसोड हुए जो उसने दूसरी ले ली। ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕੈਟਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ये जो है अभी एक ये लड़का है, आप उसका नाम जानते होंगे, रिकी बैंस। मैं नहीं जानता। एडवोकेट रिकी बैंस, RS बैंस का बेटा है, बड़ा मशहूर एडवोकेट है, जिसके फादर वो चीफ जस्टिस होते थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। अजीत सिंह बैंस। अजीत सिंह बैंस उनका पोता है, रिकी बैंस, इसका दोस्त था। तो मुझे साल नहीं याद है, ये मुझे बता रहे हैं अभी, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर और रिकी बैंस इसको लेके गए थे सेक्टर 23 में। रिहैब है, कुलदीप सिंह जो हमारे DGP, उसके भाई चलाता है उसे, हरदीप। इट वाज लॉन्ग बैक। अभी हमने उनसे रिकॉर्ड मांगा, कुलदीप ने भी कोशिश की, दे डोंट हैव रिकॉर्ड। तो रिकी बैंस ने बताया सारा, मेरी डॉटर ने बात की कि कौन था वो। उस वक्त उसने कहा था कि ये वो क्या होता है, हाइप जो होती है ना, ऊपर नीचे जो होता है, कौन सा ऑर्डर कहते हैं उसे। एंड ही फर्दर सेड कि ही इज ए बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको। एंड बाइपोलर तो बाद सिजोफ्रेनिया ਹੁੰਦਾ, कहता है बॉर्डरिंग ऑन स्किज़ोफ्रेनिया। ये मुझे पता लग रहा उस वक्त, लॉन्ग टाइम बैक बताया था, बॉर्डरिंग ऑन स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये से शक की इशूज बहुत रहते थे। आपको क्या बताऊं मैं, हम अब पूछे आप। मैं इसलिए ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, मनोविज्ञान ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾर्ड है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ प्रूफ है? रिकॉर्ड तो सबसे बड़ी अहम चीज़ जो होती है ना, मेरे घर में 30-40 लोग हैं, सिक्योरिटी है, वो सब मिला के सबको पता। बट अदर दैन दैट, ये उस पर गए थे लॉन्ग बैक 23 में, हरदीप पे। फिर जब ये सीरियस हो गई, फिर PGI में मैंने किसी से सलाह ली, डॉक्टर GS सिद्धू है मैक्स में। उन्होंने कहा डॉक्टर सचिन है यहाँ पीस ऑफ माइंड हॉस्पिटल। ये 24 की बात है, मार्च अप्रैल की, जब ये आइस ले ली इसने। फिर डॉक्टर ग्रोवर है, साइकियाट्रिस्ट। मेरे एक फ्रेंड हैं वहीं पे, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर परमिंदर सिंह, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड, प्रोफेसर हैं। उनको लेके मैं उनको मिलने गया, मैं, मेरी वाइफ और वो। तो उन्होंने कहा पेशेंट को लाओ। मैंने कहा पेशेंट तो नहीं आता, ही वुड नॉट लिसन टू अस। ये सिम्टम्स हैं, कहते हैं उसको 6 महीने भर्ती रखना पड़ेगा।
और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, अंडर कंट्रोल रहेगा, मेडिसिन देंगे, और मैं आई कैन नॉट गिव यू द प्रिस्क्रिप्शन जब तक पेशेंट ना आए। मैंने कहा 6 महीने तो क्या आप 6 घंटे उसे भर्ती नहीं रख सकते पीजीआई में। तो डॉक्टर परमिंदर टोल्ड हिम कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के मत दो, मुझे दवाई बता दो क्या है। तो उसने दवाई बताई, हमने वो खरीद ली। फिर हमने उसको ये इंश्योर करने के लिए दवाई ले उसको डी एडिक्शन सेंटर पहली बार भेजा 15 मई को। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾर्ड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? रिकॉर्ड है, तो पुलिस वहाँ लेके भी आई है, पटियाले में है। वो डी एडिक्शन सेंटर गया, उसकी माँ यहाँ पे बीमार पड़ गई, डिप्रेशन में चली गई। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਾਂ ਉਹ देखिए जो चौधरी शमसुद्दीन जो है, मेरी तो ज़िंदगी में आदत नहीं रही कभी किसी की मैं प्राइवेट लाइफ में झांकूँ। मैं कभी झांकता ही नहीं, मैं तो अपनी आगे कैसे बढ़ना ज़िंदगी में, मैं ये सोचा यादविंदर। कभी भी लोगों को आदत होती है ना विस्परिंग की। एक कहावत है अंग्रेजी में कि जो स्मॉल माइंड्स हैं दे डिस्कस इंडिविजुअल्स, वो इंसानों को डिस्कस करते हैं। ग्रेट माइंड डिस्कस। जो एवरेज माइंड्स हैं दे डिस्कस इंसिडेंट्स, जो ग्रेट माइंड्स हैं वो दे डिस्कस आइडियाज़। तो मैं ग्रेट माइंड नहीं कहता अपने आप को, पर मैं ये हरकतें नहीं करता। अब मैं रिकॉल करता हूँ 2017 में पहली बार जब इलेक्शन हो रहा था, ही केम टू मी। मैंने आपको सपोर्ट करना, मैंने अपने लोगों को पूछा कौन है, ये कहते जमीलुर रहमान का पुराना साथी है, अब इलेक्शन में आएगा, कौन नहीं कहेगा भाई, ज़रूर करो वेलकम। अगले दिन फिर आया, कहते जी लखनऊ से कोई आदमी बुलाया मैंने आपके लिए कबाब बनवाने के लिए, कबाब बिरयानी लेके आ गया। ट्वाइस ही केम, देयर आफ्टर ही नेवर केम। ही जॉइंड ओएस जो हमारे खिलाफ लड़ रहा था। फिर मैंने एक बार इसको फ़ोन किया, रिकॉर्ड निकलवा लो। तब व्हाट्सएप नहीं होता था शायद, या होता होगा, मैं तो ऑर्डिनरी कॉल करता था तब। मैंने कहा भाई तुम तो आए थे, मुझे कबाब भी खिला के गए थे यार शमसुद्दीन। बस इसने गोलमोल जवाब दिया, ही रिमेंड विद दैम। फिर ये 18 में या 17 में या 19 में मेरे पास मिलने आया। मुझे ये भी याद नहीं किसको लेके आया था। अब पता लगाओ, एक जर्नलिस्ट है वहाँ का महबूब, एक अशरफ मुंशी है, वो आजकल हमारे साथ भी नहीं है, हमारे खिलाफ थे इस इलेक्शन में। उनसे बुला के पूछे पुलिस। ये आया मेरे पास मदद मांगने कि बैंक डिफ़ॉल्टर ये हो गया था उस केस में। मैंने कहा आई कैन नॉट हेल्प इन दिस, इसमें तो नथिंग टू डू, दैट इज़ द लास्ट टाइम। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कोई जानता ही नहीं, ना पहले मिला ना बाद में मिला। अब ये उसका पीए भी रहा, सारे मलय कोल्डे को पता था वोट डाके मारे इसने, मुझे क्या लेना देना, सरकार जिनकी है वो जाने। पर ये पता था, वहाँ ये कहावत थी कि 500 के नोट मलय कोल्डे में नहीं बचे। अब लोगों ने वॉलंटियर किया है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि क्या है ये आदमी टॉप टू टॉप फ्रॉड है, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये दिहाड़ीदार है। इसकी बहन का झगड़ा चलता था मियाँ बीवी का संगरूर विमेन सेल में। वहीं पे एक लड़की थी लुधियाने की, मलेरकोटले के पास मानवी गांव है, वहाँ की लड़की थी, मैरिड इन लुधियाना। उसका हस्बैंड रोपड़ लोन बैंक में काम करता था। उनका पति पत्नी का झगड़ा हुआ। चूँकि लड़की संगरूर की रहने वाली थी, वो केस भी विमेन सेल में चलता था, तो वहाँ इनकी मुलाकात हो गई। ये अपनी बहन के केस के लिए जाता था, लड़की से मुलाकात हो गई। इसी दरमियान जो लड़की है वो हिंदू परिवार से, उस लड़की का भाई एक मुनीश है, 2 भाई हैं, एक मुनीश है दूसरा रवि है। वो मुनीश का अपनी बीवी से झगड़ा चलता था, तो ये बीच में उनका मीडिएटर बन गया, घर में आना जाना हो गया। उस हिंदू परिवार को बसते हुए इसने उधर उससे निकाल लिया उनके चुंगल से। उस लड़की के बाप का यहाँ एक फ्लैट था खरड़ में, यहाँ रखे से रहने लगा अनऑफिशियली। इसने उसको 1 साल 2 साल, दिस ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई विल गो टू CBI, आई विल गो टू विजिलेंस, डेट्स और वो सारी वेरीफाई करेंगे वो। चूँकि जो भुल्लर केस है, ये भुल्लर साहब का बहुत बड़ा दलाल रहा है। वो सारे अकाउंट्स डिटेल भी निकलवा लिए मैंने कि अकाउंट्स में कहाँ से पैसे आए इसके पास। तो वो लड़की यहाँ पे रहने लगी, इसके लड़की के
फादर की डेथ हो चुकी थी, लड़की के चाचा से रीमैरिज हो गई थी लड़की की माँ की, गीतू नाम है लड़की का। उसने इसके खिलाफ खरड़ में कंप्लेंट दी कि मेरे फ्लैट पे कब्जा कर लिया है और एक्सप्लॉइट कर रहा है मेरी बेटी को। सौतेला बाप था, इसने पैसा ले दे के वो केस दर्ज नहीं होने दिया, बट कंप्लेंट इज देयर। उसके बाद ये इसको कहीं और यहीं पे रखने लगा, ये छोड़ के चला गया मलेरकोटले। फिर वो लड़की जाके इसके घर पे धरना दे दिया, तुमने तो शादी करनी थी मुझसे, एक बच्चा भी हो गया उसके। फिर इसने मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी, उसको मुसलमान बनाया, हिंदू परिवार की लड़की को मुसलमान बनाया। अब 2 बच्चे हैं, इसके साथ रहती है। दिस इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। अब उस लड़की के अभी हमने पता किया ना सारा, जब आया ये मेरे पास रिकॉर्ड है। इसका केनरा बैंक ने प्रॉपर्टी प्लेज कर ली मलेरकोटले में। अब क्या रास्ता इन्होंने निकाला, अपने ही एक आदमी को खड़ा करके कोर्ट में कर दिया कि साहब ये प्रॉपर्टी सारी मैंने किराए पे ले रखी, और वो एक्स पार्टी अपने हक में करा लिया, कोर्ट से स्टे ले लिया कि केनरा बैंक ना इसे ले। चूंकि दूसरी पार्टी तो यही थे जिनकी प्रॉपर्टी उसने कहा टेनेंट है, ये तो मिले हुए थे उससे। ये इसका रिकॉर्ड है मेरे पास, केनरा बैंक वर्सेस आरिपालम। अब केनरा बैंक ने ये केस फाइल किया हुआ अगेंस्ट द स्टे, जो चल रहा है, जिसमें अभी तारीख लगी है 20/11। अब इनके पास तो पैसा था नहीं, इनका अखबार में आया, वो अखबार की डिटेल भी मेरे पास है, कितने करोड़ का देनदारी है इनकी। अब इन्होंने एप्लीकेशन दी है यहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, जिसमें 1 दिसंबर लगी। क्या एप्लीकेशन दी है, ये बहुत अहम है, सेटलमेंट कर लो। ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये तो दिहाड़ीदार है, इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं। कौन है, मैं ही पूछ रहा हूँ। नहीं, वो आज की डेट में मैं नाम नहीं लूँगा, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, वो आपके सामने लेके आऊँगा। इन्होंने जो पॉइजन करने की कोशिश की है ना हरियाणा के पॉलिटिशियंस को, वो मेरी वीडियो दिखाई है। हेट स्पीच जिसको बनाया था वो तो कैंसिल हो गया, हेट स्पीच तो थी नहीं, वो फितनों में कहता हूँ, वो कहते थे हिंदू है, तो वो माइंड पॉइजन किया गया। अब ये क्या जवाब देगा जो इसने एक हिंदू लड़की के साथ किया है और क्या क्या कर रहा है, ये दुनिया के सामने आएगा सबके। उसके साथ मेरे पास ये और है, एक लड़की के साथ और इसकी ऑडियो है 5 मिनट की, उस लड़की के साथ उसको फंसा रहा है, मुझसे शादी कर लो। वो कहती तेरी उम्र ज़्यादा है, कहते 11 साल ही तो ज़्यादा है, हूँ तो मुसलमान में। अब ये मुसलमान बन रहा है कि तू भी मुसलमान है, 4 शादियाँ करा लो, हाँ ना, कि मैं तो मुसलमान हूँ ना। ये इसका करेक्टर बताता है, इस लड़के का करेक्टर क्या है, इसके पीछे कौन ताकते हो। मैं ये इंक्वायरी से जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्दी फारिग हूँगा, उसके बाद उनको भी लेके आऊँगा मैं सामने। अच्छा, वैसे सीबीआई को कोई भी केस ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ बड़ा टाइम लगता, ਤੁਹਾਡੇ वाला केस बड़ी जल्दी सीबीआई ने पिक किया? नहीं, मेरे वाला जल्दी पिक नहीं हुआ। इन्होंने 22 तारीख को, देखिए इस केस में पॉलिटिकल एंगल था। 17 में कंप्लेंट आई, केस 20 को दर्ज हुआ। और सीबीआई तो बहुत बड़े केसां जाती है ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये बड़ा केस है, इस एंगल से बड़ा है कि 2 सो कॉल्ड बड़े नाम इसमें हैं। 20 को एफआईआर दर्ज हुई, तो 17 से 20 तक कुछ तो रहा होगा ना, क्यों नहीं हुई? क्योंकि केस में कुछ नहीं था, इसलिए 3 दिन नहीं, फिर पॉलिटिक्स केम इनटू पिक्चर, केस दर्ज हो गया। 22 को सीबीआई को रिकमेंड किया। जब हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज किया, आई वेलकम, कि पंजाब में होता तो लोग कहते मुस्तफा का असर रसूख है, हरियाणा में तो मेरा कोई असर रसूख नहीं। उसके बाद इन्होंने 22 को रिकमेंड किया। फिर मैंने कहा ये और भी बेटर है, चूँकि सीबीआई बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, वो उसके एक स्टैंडर्ड है, मापदंड है काम करने के, और बहुत जल्दी में नहीं लिया उन्होंने। 22 को रिकमेंड किया, सीबीआई तो 24 घंटे में टेकअप कर लेती है, इन्होंने तो 6 तारीख को अपनी कंसेंट दी है, 22, 8, 30, 10, 16 दिन में दी है। सीबीआई ने कोई अननेसेसरी हरी नहीं दिखाई, दे टुक 16 डेज। सीबीआई ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ? आज पहली मीटिंग थी, डीएसपी सीबीआई आए थे। की गलबात हुई?
ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये प्रिलिमिनरी विजिट थी उनकी। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ। नहीं, कोई खास नहीं, आज तो प्रिलिमिनरी विजिट थी, जनरली बात हुई, देखा उन्होंने, मायना देखा कहाँ से गए थे। जब मेरी बेटी उधर से गई, पीछे से बालकोनी से, यहाँ से निकल के खिड़की में से उधर, जनरली बात हुई, कैसे हुए, क्या हालात थे। कल वो फिर उनकी फोरेंसिक साइंस टीम ने तो पहले कर लिया हरियाणा की, अब वो कहते कल हम सेंटर फोरेंसिक साइंस टीम का मुआयना करना। आई सेड मोस्ट वेलकम। एक ये मीडिया में बहुत यादविंदर जी गलत बातें चला रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की है। मीडिया दिखा रहा है, चूंकि मीडिया किसी के सेंटिमेंट्स की तो कदर नहीं करता। मीडिया ने तो अपनी दुकान चलानी, ये बरामद हुई, वो बरामद हुआ, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। सब कुछ मैंने वॉलंटियर किया है। बरामदी किसे कहते हैं? जब आप सर्च करते हो, छिपाते हो कुछ, छिपाते हो कुछ। ही एग्रीड, ही न्यू इट। उनको इसका मतलब सीबीआई ऑफिसर को ब्रीफिंग दी है। डायरी दी है, कोई वकील की डायरी भी लेके नहीं? हाँ, एसआईटी ने ब्रीफिंग दी होगी, कहते नहीं कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। मैंने हर चीज़ वॉलंटियर की है। जो पुलिस को पता भी नहीं था, डायरी का पता था, इंस्टाग्राम पे डाल रखी थी उसने कि मेरी डायरी है। हमने तो उस दिन मिली हो जिस दिन वो उसकी डेथ हुई, तो मैं सहारनपुर ले गया था, मैंने भी पढ़ना था उसे। मैं सहारनपुर था, मुझे एसआईटी के हेड का फ़ोन आया, सर आपने कब आना, हमने रूम सर्च करना। मैंने कहा मैं जब मर्जी आऊँ, मैं तो टाइम लगेगा, आप जाके सर्च कर लो। मेरे सिक्योरिटी वाले यहाँ थे, सर्च कर गए वो। फिर अगले दिन फ़ोन आया कि सर वो डायरी चाहिए, कब आओगे? मैंने कहा मैं तो कल 24 को जा रहा हूँ मलेरकोटले, मैं 26 को चंडीगढ़ आऊँगा, आप राजपुरे मिलो मुझे। राजपुरे उन्होंने अपना एसआईटी का मेंबर भेजा, वो दे दी मैंने। फ़ोन मेरी बेटी के उसमें था, रख के चली गई थी सेफ में। यहाँ आते ही उसको सुबह बुलाया, भाई अपना फ़ोन ले जाओ। उन्हें तो लैपटॉप का पता नहीं था, मैंने कहा लैपटॉप भी है, कुछ और पेपर्स थे, उसने हमारे खिलाफ रिट बना रखी थी, नहीं कामों में रहता था ना, वो भी हमने दिए। अच्छा, तो कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई, हर चीज़ में ऑफर रिट यानी कोर्ट जाना चाहता है ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ? हो हमारे खिलाफ बड़ी तैयार, डीजीपी पंजाब के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, मेरे और रजिया के, चारों के खिलाफ। वो रिट पड़ी है इतनी बड़ी, वो मैंने उनको दी, उसकी कॉपी मैंने वही गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ वीडियो च बोलियां, वही बातें। मुझे ये मेरी गैस एजेंसी की सैलरी नहीं देते, मुझे ये नहीं देते, और सारा कुछ मेरी बहन हड़पना चाहती है, तो ये घर मुझे बेचने की इजाज़त दी जाए, मेरा हिस्सा है इसमें। वो कहता वही बात है जो है ना, जो वीडियो में आपने सुनी होगी, वो वीडियो में तो जो हमारे घर में होता रहा कुछ भी नहीं है, वीडियो में तो उसका 1/10 भी नहीं है। मेरे घर 4 तो औरतें हैं, वो रेगुलर काम करते हैं, 9 to 5, एक 9 to 9 भी है रात को, कुक हैं 2, तो बड़ा कुछ है जो है ना, घर की बातें है। अब अपने बदकिस्मती में बदकिस्मत बाप हूँ, आज कैमरे पे बातें कह रहा हूँ, बट बहुत अच्छे फेस भी रहे हमारी ज़िंदगी में। जब वो बहुत अच्छे फेस में होता था, द ओनली वंस इन दिस वर्ल्ड ही डिड नॉट सस्पेक्ट हिज किड्स। बहुत प्यार करता था दोनों बच्चों को, नशे में भी प्यार करता था, उनके साथ खेलता था। और जो उसकी डायरी में आखिरी एंट्री है ना, वो 11 तारीख की है। उसने सिर्फ बच्चों के बारे में लिखा है एक पैरा कि दे आर नो मोर किड्स, वो बड़े हो गए अब, अजलान और ये, मैं बहुत प्यार करता हूँ उन्हें, अजलान मुझे करता, सारा मुझे कुडंट केयरलेस है। आखिरी लाइन लिखता है कि आई फियर आई मे डाई ऑफ ओवरडोज, जिसको कहते ना इल्हाम, उसको कुदरती इल्हाम हो गया था ना कि आई मे डाई ऑफ ओवरडोज। वो डायरी च होर की हैगा? वो ये डायरी 11 पेज है उसके। की गल्लां बातां ने विच होर होणगीਆਂ कुछ? वही जनरली बस जो वीडियो में है, नथिंग न्यू। अच्छा, वीडियो च वही चीज़ां डायरी वो वही चीज़ें डायरी में लिख रखी है उसने, एग्जैक्टली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਲਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? मुझे गिल्ट बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन दुख बहुत है कि सिस्टम फेल्ड अस। हमारी सोसाइटी में इतना इन्फिल्ट्रेट कर गया है ये, तो बहुत दुख है मुझे। एक मेरा बच्चा था, और सोबर फेसिस में वी पास थ्रू पीरियड्स ऑफ डिस्पेयर एंड होप, इसी में हमारी ज़िंदगी गुजरती थी। बहुत अच्छे पीरियड गुजरते थे, वो बच्चों को बाहर ले जाता था, अपने बीवी को भी ले जाता था,
जब बुरा पीरियड ये होता था, जब ये बच्चे उधर शिफ्ट हो गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। शिफ्ट कदों हुए, क्यों हुए? जब इस पीरियड में हो गया, हमारा जो पोता है अजलान, वो डिप्रेशन में चला गया। उसकी माँ का फिजिकल नहीं होता था, वो टॉर्चर करता था बस। एक बार उसने उसको मारा यहाँ पे, उसके फोटो भी पे डॉक्टर को भेजे मैंने, आंखें सूज गई। वो 3-4 दिन फिर पछताता रहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। तो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है 23 अप्रैल को। मैं और उसकी माँ इस कमरे में, वो और उसकी बीवी वहाँ। तो सुबह जब दरवाज़ा खुला तो खिंच के खुलता, उधर से निकल के उसको इधर लेके आया। कहते लो आज मान लिए ना, कन्फेशन कर लिया इसने सारा। उसको उसने सारी रात टॉर्चर किया कि तुम इस धंधे में थी ना, तुम इस धंधे में। उसके फोटो मेरे पास एक पड़ा है, 45 मिनट की उसकी वीडियो बनाई उसने। ये देखो जरा, ये उस दिन का फोटो है। इस हालत में थी इस बच्ची का। वीडियो बने और अंदर सीधा कमरे में आया, उसको पकड़ के यहाँ से गर्दन पे ऐसे होल्ड करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ले आया? उसकी माँ थी और मैं थे। हम लोग तो वी वर शॉक्ड। मेरा पोता बहुत डिप्रेशन में रहता था। ਘਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਿਆ? ये 15-16 अप्रैल को लिया, 1 अप्रैल को शिफ्ट हुए। सामान सुमन दिया 1 अप्रैल को 2025। 25। यही है घर सामने, हम्म। इसके बीच में। तो इसी बीच इससे कोई वास्ता नहीं रहा, वो यहाँ आती नहीं थी। अब आखिरी डेज में वो 5-7 दिन पहले आने लगी थी। ये बच्चों को छोड़ने जाती थी सुबह ही, तो उसे पता लगा है बच्चों को छोड़ने आएगी, बाहर जाके खड़ा हो गया। कहता BMW में चलते हैं जैनब। इसको BMW का शौक था अजलान को, यहीं जाना था 7 सेक्टर में। कहते बिल्कुल नॉर्मल था। उसे बिठाया अजलान को, मैं पिछली सीट पे बैठ गई, वो अगली पे। वहाँ छोड़ा, वहाँ से छोड़ के चले अजलान को। गाड़ी इधर मोड़ने की बजाय ले गया पंचकुला 26-27 सेक्टर में, जो जंगल से नहीं है वो। यहाँ 2-3 घंटे हो गए, हम लोग तो सारे पैनिक कर गए। बाहर पता किया कि आकिल लेके गया जैनब को गाड़ी में। हम सारे पैनिक कर दिए, कहाँ गए, फ़ोन नहीं उठा रहा कोई। वहाँ ले जाके इसने उसका फ़ोन लेके फेंक दिया जंगल में, वहीं जैनब का। बहुत फ़ोन तोड़े इसने, इसके लैपटॉप बहुत तोड़े हैं। तो इसने जब यहाँ पे आए, ये 2-3 घंटे के बाद, वो तो ऐसे टोलती हुई आ रही, और आते ही कहता कि मैंने इसको 2 इंजेक्शन लगाए हैं। शुगर वाले किस चीज़ के इंजेक्शन लगाते हैं? जिनको शुगर की बीमारी, कहते इंसुलिन के 2 इंजेक्शन लगाए, इसको फटाफट ग्लूकोज दे दो। और खुद भी चीनी खाने लगा, अपने भी लगाए कि शुगर होगी। वहाँ इंजेक्शन लगाए इसने। अच्छा। जो हमें बताया इंसुलिन के जैनब के भी लगाए और उसके भी लगाए। ਉਹ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? मुझे नहीं पता क्या है। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SIT ਨੂੰ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ CBI ਬਾਰੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ CBI ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ED ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗेट ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखिए, मुझे बड़े लोग कह रहे कि आप CBI से डरते नहीं, बीजेपी की सरकार, आप बीजेपी से नहीं डरते। मैं किससे नहीं डरता, मैं सिर्फ कानून से डरता हूँ। और जो यादविंदर जो कानून से डरता है ना, वो किसी से नहीं डरता। मैं कानून से डरता हूँ, नीचे ऊपर रब से डरता हूँ। 2002 में आपको पीछे लेके जाऊँगा। 2002 में इतना स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया मेरे खिलाफ एक खास पार्टी ने कि मुस्तफ़ा, 2002 जब मेरी वाइफ MLA बनी, एक पर्टिकुलर पार्टी ने, कि जब मुस्तफ़ा SSP फिरोजपुर था तो इसने 10,000 बांग्लादेशी बसाए वहाँ। अकाली दल ने चलाया। चलो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। 10,000 बांग्लादेशी बसाए और 300 मस्जिदें बनाई। तो मैं तो आई रिमेंड कूल। मेरे जो वेल विशर थे बड़े चिंतित होते थे। मेरे घर वाले भी कि क्या करेंगे, सरकार बीजेपी की थी। मैं कह रहा हूँ बीजेपी से नहीं डरता, मैं कानून से डरता हूँ। बीजेपी भी ऐसे ही नहीं किसी को रगड़ती, वो देखती है कि बंदा नेशनलिस्ट है। आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, तो मेरे बच्चे तो बहुत छोटे थे 2000 में। मेरी वाइफ कहती मुस्तफ़ा बीजेपी की सरकार। मैंने कहा जब कुछ किया नहीं हमने, एलिगेशन क्या है कि 10,000 बांग्लादेशी बसाए। मैंने कहा बांग्लादेशी बसाए, जिन तो नहीं बसाए ना।
तो एक पकड़ के ले आओ। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है, एक पकड़ के ले आओ और मुझे फांसी लगा दो। इनके मुताबिक 300 मैंने मस्जिदें बनाई वहां। मैंने कहा एक मस्जिद पे पॉइंटेड चिन्हित कर दे कि ये मस्जिद बनाई है और मुझे फांसी लगा दो। दरगाहां ते कब्जा किया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। हाँ, दरगाहों पे 3 लेवल पे इंक्वायरी हुई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और पंजाब सरकार भी हमारे खिलाफ थी। उस वक्त हमारी सरकार थी, उन्होंने भी कोई हमारे हक में बयान नहीं दिया, ना मुझे ज़रूरत थी। सीआईडी ने भी की। हेड काउंट हुई, मेरा भाई वहाँ से उस वक्त काउंसलर था, उसके वार्ड में हेड काउंट हुई। वैसे तो पूरे ज़िले में हेड काउंट हुई, उसके वार्ड में 3-3 बार हेड काउंट हुई कि यहाँ तो नहीं फंसा दिए वोटर। तो उसी बीजेपी सरकार ने क्लीन चिट दी ना मुझे। बीजेपी सरकार ही थी ना, अडवाणी जी थे ना। पर कहते अडवाणी वाजपेयी की बीजेपी ते अमित शाह मोदी की बीजेपी च फर्क आ। देखिए, जब मैं डीजी नहीं बना, सीनियर मोस्ट था मैं, मेरिट में सबसे ऊपर था। 2019 में दिनकर गुप्ता बन गया, तो आम ये परसेप्शन था कि बीजेपी नहीं बनने दिया इसे। तो मुसलमान थे, इसने नहीं बनने दिया, ये मुझे सुनने को मिलता था कि नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने नहीं बनने दिया कि पाकिस्तान नाल लगदागा पंजाब, पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट, मुसलमान डीजीपी क्यों बने पंजाब? मुसलमान डीजीपी नहीं बन सकता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। ये 3/11/21 का मेरा ट्वीट है, आज का नहीं है ये। 3 नवंबर 21 का जब ये बात जोरों शोरों पे थी कि मुसलमान होने के नाते इसे डीजी नहीं बनने दिया, ये कैमरे में दिखा देना। और इसको ट्वीट को मैंने टैग किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को नहीं, HM इंडिया लिखा है। हाँ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, चूंकि उस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह जी बन चुके थे। मैंने क्या लिखा है इसमें? मोहम्मद मुस्तफ़ा फॉर्मर IPS 3/11 पंजाब हैज़ टू नो दिस। इसमें मैंने लिखा कि मैं इसलिए डीजी नहीं बना कि मैं मुसलमान था, इसलिए मुझे डीजी बनने से नहीं रोका गया कि बीजेपी ने दखल दिया। बिल्कुल नहीं दिया, मुझे पंजाब सरकार ने डीजीपी नहीं बनने दिया। और मैंने इसमें लिखा कि मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि मैंने पंजाब सरकार को ट्रस्ट किया, कैप्टन अमरिंदर को ट्रस्ट, कैप्टन अमरिंदर सिंह को ट्रस्ट किया, क्योंकि उसने 1 हफ्ता पहले ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाया। मुझे बुला के कहा, राणा KP सिंह उनसे मिलने आए थे स्पीकर, कहते मुस्तफ़ा 4 दिन के बाद आपने डीजी बन जाना, ये कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, आप इससे लिस्ट ले लेना। इससे बड़ा धोखा है कुछ? राणा KP सिंह जिंदा है। मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैं अपने घर आया, रजिया आपको बताने, रजिया कहती मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है रूसा का फ़ोन आया पाकिस्तान से कि मुस्तफ़ा डीजी बन रहा है। इस अंधेरे में रखा मुझे। मैंने इसमें लिखा है, अगर मुझे क्वेश्चन किया था CPS CM ने, सुरेश कुमार ने, कि आपकी कब्र खोद दी गई है, आप होशियार हो जाओ, लेकिन मैं कैप्टन को ट्रस्ट कर रहा था। इसमें मैंने लिखा है, अगर मैं 3 दिन मुझे मिल जाते और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलता, उस वक्त अमित शाह जी बीजेपी प्रेसिडेंट थे, और मैं बीजेपी प्रेसिडेंट को मिलता तो आज मैं डीजी होता। और ये सच है, ये मेरा ईमान है। चूँकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट की कदर करते हैं। मैंने देश की लड़ाई लड़ी है। मैं अपने आप को कौमी सिपाही कहता हूँ। जो लोग नहीं समझते कौमी सिपाही, वो समझते पता नहीं मुसलमानों का सिपाही। नो, कौमी सिपाही का मतलब है नेशनल सोल्जर। मैं देश की लड़ाई लड़ी है, कौम की लड़ाई लड़ी है। कौम मीन्स नेशन की लड़ाई लड़ी है। 4 गैलेंट्री मेडल हैं बहादुरी के। ये मेरिटोरियस और डिस्टिंग्विश सर्विस के, ये सीनियोरिटी वाले मेडल उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ज़िंदगी भर पछतावा ये रहेगा, मैं होम मिनिस्टर को क्यों नहीं मिला था। ये सारा गेम CM पंजाब, चीफ सेक्रेटरी उनके नीचे था डीजी, और एक सेंटर का एक मिनिस्टर था जिसकी साजिश के तहत वहाँ पे मैनेज किया गया UPSC को। नहीं तो आज मैं डीजी रहा होता। तो मुझे नहीं डर है। जब अगर आप सच हो, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, RC है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है,
आगे आपको नजर आते हैं 4 ट्रैफिक वाले खड़े हैं, तो आपके हाथ कांपेंगे क्या? हाथ नहीं कांपेंगे ना, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ਇਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, नहीं कांपेंगे। ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ चलो ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ इसका इसका जवाब ਕਰਦੀ ਹੈ मुझे, ਪੁਲਿਸ ਹੈ। इसका मैं किसी को बता रहा था, एक अफसर ਬੰਦਾ को। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਐ ਚਲੋ got- ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आई गॉट योर पॉइंट, सुन लीजिए। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਟ ਤੋਂ एब्सोल्युटली पॉलिटिकल, कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैसला था। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। हाँ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪਟਨ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, नो ਡੋਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ नो ਨੇੜੇ नो ਮੰਨਿਆ नो ਜਾਂਦਾ नो ਸੀ। नो नो, उसमें अमित शाह का कोई रोल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਆ। कैप्टन मुझे इसलिए डीजी नहीं बनाया गया कि कैप्टन कहता कि राहुल गांधी ने मुझे 2-3 बार कहा, ठीक है कि नहीं? तो मुझे हरियाणा पुलिस पे भी भरोसा था, लेकिन अब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, चूँकि सीबीआई इज़ मोर कॉम्पिटेंट, मोर प्रोफेशनल। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न कि मुझे कोई गलत फंसाएगा। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ 27 ਚ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਤਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ। नॉट एट ऑल। रजिया कांग्रेस में पैदा हुई है, कांग्रेस में ही मरेगी। मेरा पूरा परिवार, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੂਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੈਨੂਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। हमारी जो है ना 3री जनरेशन कांग्रेस में है, हमने कभी पार्टी नहीं बदली। हमारा एक वसूल है ज़िंदगी का। मेरे फादर भी कांग्रेस में रहे हैं, मेरे भाई भी इलेक्शन लड़े हैं कांग्रेस से, और मेरी वाइफ रही है। मैं तो खैर अभी भी कांग्रेस का मेंबर नहीं, आपको बताया था मैंने, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं कांग्रेस की, मेरी वाइफ है, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ पर मेंबर नहीं हूँ। ਪਰ ਨਜੋਸुद्दीन ने ਤੁਹਾਨੂੰ देती बनाया था और पर मेंबर, मैं फॉर्मल मेंबर नहीं था। मेंबर बन के आप पार्टी के डिसिप्लिन से बन जाते हो। मैं जो हूँ ना अपने, आई स्पीक माई माइंड, तो मुझे मैं कुछ बोल दूँ तो मुझे पार्टी कोई नोटिस तो नहीं दे सकती ना। तो मेरी 3री जनरेशन मेरी बेटी कर रही है, हमारा कोई पार्टी चेंज करना है। सुखबीर बादल ने, अभी जिंदा है, पूछो जाके, जिंदा है। 2009 में मुझे और मेरी वाइफ को बुलाया, मेरे आप किचन कैबिनेट के हिस्सा होंगे, ज्वाइन कर लो। सरकार थी उसकी 2009 में। वी सेड नो, हम तो पावर पॉलिटिक्स करते ही नहीं। सुखबीर सिंह बादल तो जिंदा है, पूछो जाके आप, अच्छे रिश्ते हैं मेरे उससे। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ। देखिए, एक ख़ास आइडियोलॉजी के एक फतेह मीडिया चैनल है कनाडा बेस्ड, एक ख़ास आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को प्रमोट करता है। जिन जिन पुलिस अफसरों ने मिलिटेंसी के ज़माने में काम किया है उनके खिलाफ ये चलाते रहते हैं। उसी के तहत उन्होंने 3 प्रोग्राम किए इस पर। आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस डिपार्टमेंट रिगार्डिंग दैट एंड टू रीअसेस माई सिक्योरिटी। पन्नू के भी पहले लेटर थ्रू ऑफिशियल चैनल मुझे मिलते रहे, तो उनके खिलाफ वो बोलते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं मुझे आप, मैंने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है। ये इसमें कितने लोग जेल में गए पुलिस वाले, इस चीज़ में बहुत सारे गए, राइट और रॉन्ग जेलों में गए हैं, बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। मेरे खिलाफ तो किसी ने मुकदमा दायर नहीं किया। अगर आप किसी बच्चे को साथ ज्यादती करोगे, झूठा इनकाउंटर करोगे, तो आपके खिलाफ एप्लीकेशन आएगी कि नहीं आएगी? आपके खिलाफ कोई तो दायर करेगा ना। फिर ठीक है, आपके पास गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, आप मुकदमा जीत जाए हार जाए, ठीक है। एक केस की बात होती है जो फिरोजपुर हुआ था, एक इनकाउंटर, वो कहते मुस्तफा ने जाली किया था। नहीं, लोगों को नहीं पता, ये कहानी है। जब वो इनकाउंटर हुआ था, सिमरनजीत सिंह मान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं,
वो अगले ही दिन गए थे फिरोजपुर में इंक्वायरी करने। अगर उसमें कुछ भी बदयांती होती, कुछ भी गलत होता, तो सिमरनजीत सिंह मान मुझे छोड़ते क्या? इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं। बाकी कुछ लोगों ने, इनका काम है एलिगेशन, मैंने अपनी ड्यूटी की है। देखिए, मुझे यही ड्यूटी कश्मीर में देते, मैं कश्मीर में भी करता। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ अमरिंदर सिंह, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के मैं बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। किस वक्त वो क्या कहते हैं इस बारे में कोई नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इंसान किसी को नजायज़ मारेगा। आप मुझे बताएं, इंसान को मारना छोटी चीज़ है क्या? आप करप्शन कर लोगे, आप थप्पड़ मार दोगे, लेकिन किसी की जान क्यों लेंगे? आप तो नहीं लोगे ना। और रही बात ये नजायज़ मारना, ये मारना, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे यादविंदर जी जिसमें 50-50 किलिंग में लोग इन्वॉल्व रहे, लेकिन पेरेंट्स बेचारे यही कहते हैं हमारा बच्चा इनोसेंट है। पेरेंट्स को शायद पता नहीं होता। ये मेरा तजुर्बा है। देखो, मेरे बेटे का केस देखो आप। मेरे बेटे में ये ऐब था, बीमारी थी, ये ऐब नहीं, ये बीमारी थी। बदकिस्मत बाप हूँ मैं, माँ हूँ, माँ बाप बदकिस्मत हैं, पर हमने उसे डिसोन तो नहीं किया ना, गले से लगा के रखा ना। तंग भी हुए, परेशान भी हुए, फैमिली भी शिफ्ट की, पर बेटे का दर्द आज भी में उतना ही है। अगर वो बहुत लायक होता, हमें था ये ड्रैग ऑन करेगी लाइफ, चलती रहेगी। 50% नॉर्मल होता था, कभी फिर ये हो जाता था, फिर मैंने कहा चलती रहेगी। उसके साथ का बच्चा जिसने इसको इंट्रोड्यूस हुए थे दोनों आपस में, वो तो 9 में ओवरडोज में डेथ हो गई थी उसकी। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਹੇ, ਰੋਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, गुरदासपुर, रोपड़ वर्स्ट फेस में रहा हूँ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। हाँ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ भी ਹੋਏ। मेरी बात सुनो, लगते होंगे, पर मेरे ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा मैंने कोई झूठा इनकाउंटर किया। मैंने डीआईजी हमारे होते थे, डीजीपी रहे पंजाब के आर.एस. गिल, उनसे पूछना आप, वो तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि भाई जेन्युइन इनकाउंटर हो, फेक इनकाउंटर नहीं करना। तो मैं उनसे एग्री करता था इस बात से। आप सामने लड़ाई लड़ो, आप पे गोली चल रही है, आप भी गोली चला रहे, लेकिन किसी को पकड़ के मारना, ये मेरा ज़मीर तो नहीं इजाज़त देता। किसी ने किया होगा, आई डोंट नो। एक मैं आपको किस्सा बताऊं, वो दोनों आदमी इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन रिकॉर्ड पे होगा। एक एसएसपी होता था मेरे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में, मैं एसएसपी फिरोजपुर था। तो एक मेरा सोर्स होता था, इन्फॉर्मर, उसको उस ज़िले में मार दिया गया। और उस एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो पता नहीं कौन से ग्रुप का कमांडर था, मिलिटेंट थी, एरिया कमांडर था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, यार ये क्या किया तुमने? एरिया कमांडर कहाँ था? वो तो हमारा हेल्पर था, इन्फॉर्मर था, तुमने एरिया कमांडर बना दिया। कहना सर आपा केड़ा पेंशन देनी, मैडल लेना। ये इल्जाम लगे ना उदों कि मैडल लेने लिए बंदे मारे गए। उसने कहा आपा केड़ा पेंशन देनी, उन्होंने जो जनरल बनाता देनी है, ये मतलब था। मैंने लेटर लिखा कि पीएस गिल को, सोच सकते हो आप ये बात, कि पीएस निकाल लो, निकल जाएगा रिकॉर्ड मेरे उसके दरमियान। केपीएस गिल ने मुझे बुलाया जियो मैस में, तो उन्होंने कहा मुस्तफ़ा ऐसी बात जो हो, यू नो वी आर फाइटिंग ए वार, ऐसी बात हो तो लेटर नहीं लिखा जाता, मुझे आके बता दिया करो या फ़ोन पे बता दिया करो। आई सेड आई एम सॉरी सर। फिर उन्होंने वो मार्क किया, मिस्टर वधवा होते थे, डीआईजी इंटरनल विजिलेंस थे, आईजी हो सके तो उनको मार्क किया कि लुक इनटू इट। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ उसमें, ये रिकॉर्ड पे होगा। एक और जगह ऐसा हुआ था, सुन लीजिए आप, एक और ज़िले में था मैं कहीं, एक पुलिस अफसर पे हमला हुआ, सुन लीजिए, बिल्कुल मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। तो मेरे ज़िले में आके कुछ लोगों ने, जिस पे शक था कि इस मिलिटेंट ने
हमला किया है पुलिस अफसर पे, उसकी फैमिली के कई लोगों को मार दिया। मैंने डीओ लेटर लिखा, डीएस मांगट डीजीपी थे, कि देखिए ये मिलिटेंट्स को मारना, इनकाउंटर करना कानूनी हक है, फेस टू फेस गोली चल रही है, लेकिन उनकी फैमिली को मारोगे ना, इसके रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे। अब हमारी फैमिलीज पे हमले होंगे, इस ग्राउंड पे मैंने लेटर लिखा। हुए भी। उसके बाद पता क्या हुआ? हफ्ते के बाद बलराज सिंह मेरा एक इंस्पेक्टर होता था, उसकी फैमिली के 5 या 7 मेंबर मार दिए मोरिंडा में। फिर फैमिली मेंबर मरने शुरू हुए ना, तो आई वॉज विंडिकेटेड कि हमारी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई फैमिली से नहीं है। कोई फैमिली नहीं चाहती कि उनके बच्चे टेररिस्ट बने, कोई फैमिली नहीं चाहती उनके बच्चे नशेड़ी बने। जो गवर्नर सुरेंद्र नाथ होते थे, उन्होंने डीजी को बुलाया, वो लेटर किसी अखबार में छप गया, लीक आउट हो गया कहीं से। उन्होंने डीजी को बुलाया, मुस्तफा को बदल दो। डीएस मांगड़ अभी जिंदा है। मैं उस आदमी की केपीएस गिल से ज्यादा इज्जत करता हूं इस इंसिडेंट करके, कि मुस्तफा को बदल दो। उन्होंने कहा मुस्तफा को कोई फॉल्ट नहीं है, उन्होंने ये लिखा है कि फैमिली मेंबर को मत मारो। मुझे लिखा है लेटर, उन्होंने कहा डिनाइल कर दो आप। ये मुझे फिर डीजी मांगड़ साहब ने बुला के बताया कि आप डिनाइल कर दो कि मुस्तफा ने कोई लेटर नहीं लिखा। कहते मैं झूठ नहीं बोलता। फिर मांगड़ साहब ने मुझे बताया, सुरेंद्र नाथ ने उन्हें कहा कि महाभारत में भी कोई कैरेक्टर झूठ बोला था। मुझे ज़्यादा महाभारत की नॉलेज नहीं है। घोड़ा कौन सा था ना, जो घोड़ा एक कैरेक्टर था और एक घोड़ा नहीं था उस नाम से। दुर्योधन मारा गया कि कौन था, मुझे नाम नहीं पता है। चलो आप ਐਵੇਂ कुछ गलत कोट कर दिए मुड़ के, गलत था, मुझे नहीं पता। ठीक है। उन्होंने कहा महाभारत में भी कोई झूठ बोला गया था एक एक्सपीडियंसी के तहत। उन्होंने कहा जी मैं नहीं झूठ बोलूंगा। मुस्तफा ने लेटर लिखा, उस आदमी ने स्टैंड लिया मेरे लिए, वो जिंदा है आज की डेट में। मैं उसकी केपीएस गिल से ज्यादा इज्जत करता हूँ इस बात पे। लेटर मैंने लिखा था। मुस्तफा साहब गल चली रही है तो मैं, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ परिवार पॉलिटिक्स भी नहीं, मैं है, ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि ये मेरा जिंदगी में स्टैंड रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕੀਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਔਕਵਰਡ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। देखिए लोग कहने, आप किसका मुंह बंद करोगे, लेकिन एक चीज मोटी मोटी 2 लाइन में बताता ਤੁਸੀਂ हूँ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੇਕ एनकाउंटर नहीं किया कदे भी, जहाँ जो मैंने किया। कैप्टन, जहाँ जो कैप्टन मैंने नहीं कहते किया। हैं कि जहां पे मुझे लगा मेरे कुलीग्स ने ज्यादती की है। एक पुलिस अफसर बताओ पंजाब में जिसने डीजीपी को लिखा हो कि साहब इसने ज्यादती की है, ये पकड़ के मारा है इसने। जब फैमिली मेंबर्स किसी के मरे, उस पुलिस अफसर ने नहीं मारे थे, वो उसके कोई वेल विशर मार गए थे, ये भी मुझे पता है। उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। एक डेरे के लोग थे कुछ, वो मार गए थे, वो ये भी मुझे पता है। एनीवे आगे मैं क्योंकि हुणे गल चली है तो मैं जरूर तुहानूं पुछना चाहुंदा, क्योंकि तुसीं वो सारा दौर देखा और तुसीं पोलिटिकल फैमिली भी हो पंजाब च, तुहाडे वाइफ पॉलिटिक्स करते हैं, सिख भी तुहाडे वोट ने, ईवन कि कोई खालिस्तानी भी तुहाडा वोटर हो सकता जिहड़ा विचार रखदा ठीक है। हो। मान उस हल्के तो जितदे ने तुहानूं पता ही हैगा, ठीक है, समजीत मान 2 बार जित चुके हैं। ठीक, बिल्कुल। सिख सानू बड़ा प्यार करते, उन्होंने पता, साड़ी हकीकत दा पता है। मैं एक सवाल करना सी। हाँ 40 साल हो गए गल नूं, 84 तो लैके 25 तक। बिल्कुल। ये मसला लॉ एंड ऑर्डर का मसला सी कल्ला, जां ये पोलिटिकल क्वेश्चन भी सी कि देखिए- ਜਦੋਂ मैं सवाल कंप्लीट करदा, हाँ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੀਯੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ? देखिए, ये मेरा कंसिडर्ड व्यू है। मैंने पंजाब में देखा,
द रूट लाइज इन डर्टी पॉलिटिक्स। ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, वेस्टेड इंटरेस्ट से। और जब हम वो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट सब सर्व करने के लिए ये क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसके नतीजे क्या होंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, वो अपने छोटे मोटे मफाद के लिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे गैंगस्टरिज्म हो। फिर एक सिचुएशन आते आते इवॉल्व होती है, उनके हाथों से बाहर होती है, फिर ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन जाती है। पंजाब में शुरू हुई थी ना पॉलिटिकल, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अल्टीमेटली तो लॉ एंड ऑर्डर ही रही ना, फिर लॉ एंड ऑर्डर के तरीके पे हैंडल हुई। जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो भी उसमें मसला हल नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर ही इतने सारे ग्रुप्स थे जो एक दूसरे के अपोज थे। मैं थोड़ा ਇੰਟਰਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਠਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। देखिए सत्ता चो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने उदों भी तो अकाली दल ही आनंदपुर के मते की लड़ाई लड़ रहा ठीक हूँ ना, फिर संतां दी एंट्री हुंदी है। देखिए ये प्रॉब्लम खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट 92 में बाई एंड लार्ज, तो बाई एंड लार्ज अभी तक ठीक रहा। असल सर मैं ये पूछना चाहता जी तुहाडे तो जिहड़ा सवाल का जवाब नहीं आयागा कि क्योंकि तुसीं तुहाडी फैमिली पॉलिटिक्स करदी है पंजाब 'च, तुसीं एडमिनिस्ट्रेशन सीगे, पुलिस सीगे, वो एक अलग मसला गा। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਆ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ 84 'ਚ ਉੱਭਰ ਗਈਆਂ, उदू पहला भी कितना कुछ है। जो पंजाब की हिस्ट्री जाओगे तो पंजाब के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैसे तो एक सियासी मुद्दा, मुझे इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए था ना, पर एक मैं फील करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ भी माइनॉरिटीज़ हैं, वो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, लिंग्विस्टिक हों, कल्चरल हों, उनके कुछ ना कुछ ग्रीवांसेस होते हैं। कुछ वो जेन्युइन होते हैं, कुछ इमेजिनरी और आर्टिफिशियल होते हैं। पर आई फील पर्सनली, आई फील ऑल गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव ट्रीटेड पंजाब वेल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि कोई जाति हुई नहीं हुई, बट आई थिंक दे हैव ट्रीटेड वेल। पंजाब की कदर करते हैं जो सिख कौम है ना, इन्होंने कुर्बानी दी, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, तो चाहे वो कांग्रेस सरकार है चाहे बीजेपी सरकार है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, जो हमारे गुरु साहिबान हुए उनकी इज्जत करते हैं। सिख की इज्जत होती है आज भी बाहर, गवर्नमेंट लेवल पे तो इज्जत रही है सिख्स की। ये गैंगस्टरिज्म क्या है? ये पंजाब में नहीं था आज से 12 साल पहले। हम छोटे छोटे मफाद के लिए इन बदमाशों की मदद ले लेते हैं, जो जिसके मैं सख्ती से खिलाफ रहा हूँ। मेरे डीएनए में नहीं है बैड एलिमेंट्स को, इसलिए मुझे कहते हैं मुस्तफा सख्त है। झूठ बोलने वाला आदमी मुझे जहर लगता है। मैं तो वोट स्पॉइलर कहते हैं लोग मुझे ना मलेरकोटले में, वो रजिया को ही सामने रखते हैं। मुझे कहते हो मुझे पीछे से काम करा लो अपने, चूँकि लोग झूठ बोलते हैं आके, वो मुझसे टॉलरेट। मैं कहता हूँ यार तुम कत्ल करके आओ, मुझे बता दो एक बार, फिर मैं सोचूंगा क्या हो सकता है। मैं झूठ के खिलाफ, वो बदमाशी मेरे डीएनए में नहीं। कोई बदमाशी करे ना मुझे बर्दाश्त नहीं होता शुरू से। अब जहाँ जिन जिन ज़िलों में मैं रहा हूँ, ये जिसे गुंडागर्दी कहते हैं ना, किसी लेवल पे भी हो, ये हम लोगों का क्रिएशन है, पॉलिटिशियंस का क्रिएशन है। ये शुरुआत हुआ 2012 से, 11 से शुरू हुआ। उसके बाद फिर अक्रॉस पार्टी स्पेक्ट्रम हम लोग फ़ायदे लेने लगते हैं उनके, फिर उन्हीं के गले का सांप बन जाता है वो।
ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? सब कुछ ठीक ठाक है? जिन्हें देखिए, तुसीं कहा कि grievances होंदे ने। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ना, तो आपको और भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा। मेरे ऊपर कितने एलिगेशन लगे, सुरखरू होकर निकला हूँ कि नहीं निकला हूँ? मैंने बांग्लादेशी बसा दिए, मैंने मस्जिदें बना दी, सुरखरू होकर निकला। हेट स्पीच का मेरे खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा फितनो, इन्होंने कहा है तो हिंदुओं, वो केस कैंसिल हुआ। तो अगर आपको आप और मजबूत हुई, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ऐसे एलिगेशन कुछ एलिमेंट से आते रहेंगे तो उनका मुकाबला करेंगे आप। अगर आप अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, फिर आप, मुझे नहीं डर लगता, मुझे किसी पार्टी से डर नहीं लगता। मैं पहले भी कह चुका ना, मैं तो कानून से डरता हूँ और अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये अभी सीबीआई की इंक्वायरी है, मैं हर तरीके से, मेरी परसों बहस हुई इतनी गैर जिम्मेदार चैनल जिसमें आप भी काम कर चुके हो, इतने गैर जिम्मेदार चैनल और इतना गैर जिम्मेदार उसका एंकर, मैंने तो वो ब्लैक लिस्ट कर दी, जिंदगी में कभी उस पर नहीं बोलूँगा। कहता आपने तो, आपको तलब किया एसआईटी ने, आप गए नहीं। कितनी बेहुदा बात है यार, किसने कह दिया तुझे मैं गया नहीं? मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे बुलाएगा मैं तो सबसे पहले जाऊँगा। और ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी। तो मैंने उनके चैनल के किसी आदमी से बात की, उन्होंने कहा एंकर तो पागल है, ये डिजिटल हेड कुछ है उनका, इसको एंकर बना दिया। पर इतना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए आदमी का सेंड, इतना झूठ इतना क्या बेचोगे यार? अच्छा, हुण तुसीं शमशुद्दीन चौधरी जो कुछ कह रहा ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? कि कोई डेफेमेशन करोगे? मैं लीगल कार्रवाई करोगे? डेफेमेशन बहुत छोटी चीज़ है। ये केस पहले दिन से कहा, ये जो केस है ना, एक तो आप झूठा केस किसी पे करो 182 बनता है। मुझे पूरा यकीन है, मेरा ईमान है, चूँकि मैं दूध का धुला हुआ हूँ इस केस में, इसके बहुत सीरियस उस पर केस बनेगा। मेरे बच्चे के जज्बात से, हमारे जज्बात से, रिलीजियस जज्बात से खेला है, उसकी बेलेबल ऑफेंस नहीं है, वो मिलेगा जब हमें क्लीन चिट मिल जाएगी। उससे पहले अभी हम सीबीआई को मूव करेंगे, जो करप्शन केस देख रही है मिस्टर भुल्लर के खिलाफ, विजिलेंस भी उसके करप्शन का, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का। मेरे पास अकाउंट्स की डिटेल्स आ गई है, शमशुद्दीन की अकाउंट्स की डिटेल्स आ गई है, जो एक हिंदू लड़की का उसने एक्सप्लॉइटेशन किया, फिर उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया और रखा हुआ, और अब एक तीसरी लड़की को, दूसरी लड़की को फंसाने के चक्कर में है। इन सब को मैं तफ्तीश के दायरे में लेके आऊँगा। मैं खुद कुछ नहीं करूँगा, उसको बड़ा शौक है सिक्योरिटी ले ले, शौक से उसको 2 कमांडो गाड़ियाँ दे दे। मैं जो भी करूँगा कानून के तहत करूँगा। तो सबसे पहला मेरा कदम है, कल शाम तक हमारी एप्लीकेशन चली जाएगी सीबीआई को कि जो भुल्लर का केस देखा जा रहा है, चूँकि भुल्लर के लिए काम किया है उसने, वही विजिलेंस को दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा आप इसमें तय में जाएं, उस लड़की को भी तलब करें जो इसका साला है, भी वो लड़का हिंदू लड़का है, उसने आज बताया है कि 35 लाख उनके भी हड़प लिए इसने। ये सारा मैं तफ्तीश के दायरे में लेके आऊँगा। इसके बैंक अकाउंट्स मेरे पास आ गए हैं, किस बैंक में पैसा है, कितना पैसा है, कहाँ कहाँ से एंट्री आई है, वो सब कुछ लेके आऊँगा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ।